चलिए बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग का तैयारी अब बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो आप लोग की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए मैं लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स का वैसे भी VI क्वेश्चंस जो आपको 5 नंबर के मार्क्स को उठाने में काफी मदद करेंगे। तो यहाँ पर है ढेर सारे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफी मददगार होंगे। तो आइए, ढेर सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये सारा VI क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत ही ज्यादा संभावना है। तो इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई हो तो सिद्ध करना है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे आपको? तो देखिए, सॉल्यूशन करना है आपको कैसे कि चूंकि आप लिख दो पहले कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z और इसकी वैल्यू कितनी है? पाई। इसकी वैल्यू क्या है? पाई। तो आप करना इसमें से कोई एक को बराबर के उस साइड ले जाइएगा। तो cos स्क्वायर x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स z ना, ये वाले cos इनवर्स वाले z को टर्म को हम लोग उस तरफ लेंगे। ठीक है, अब बताइए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला आप सभी को पता है कि इसका फार्मूला होता है cos इनवर्स ना xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर और इनटू 1 माइनस y स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। मालूम है सबको? अब इतना इक्वल टू क्या हो गया? पाई माइनस cos इनवर्स z के इक्वल हो जाएगा। तो एक बात बताइए, अब ये cos इनवर्स वाला जो टर्म है, ये cos इनवर्स टर्म को हम उस तरफ ले जाते हैं। तो ये cos इनवर्स उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा cos, नहीं तो देखिए क्या हो जाएगा, ये cos इनवर्स उधर जाएगा तो बचेगा यहाँ पर क्या? xy अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू ना 1 माइनस y स्क्वायर और ये cos इनवर्स उस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका cos पाई माइनस cos इनवर्स z। ठीक है, चलिए तो ये टर्म तो वैसे ही हम लोग नोट कर लेंगे, xy अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। ठीक, अब एक बात बताइए कि cos 180 डिग्री यहाँ पर है, पाई का मतलब 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री पर चेंजिंग नहीं होता है, यानी ये cos है तो cos ही रह जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? cos 180 पर नो चेंजिंग, तो cos है तो क्या रह जाएगा? cos ही रह जाएगा। और एक बात बताइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos इनवर्स z। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये पाई माइनस ये किसका काम कर रहा है? थीटा का काम कर रहा है। तो पाई माइनस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है बच्चा लोग? ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। मालूम है ना आप लोगों को? जैसे देखिए ये क्या होता है, यहाँ पर 0 होता है, ये पाई बाई 2 होता है, यहाँ पे पाई होता है। तो पाई है और पाई माइनस ये थीटा का काम कर रहा है, तो पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? cos की वैल्यू निगेटिव होती है, तो इसलिए इसके आगे हम लोग क्या लगाएंगे? इसके आगे लगाएंगे निगेटिव का साइन। ठीक है, अब चलिए इसके बाद क्या करना है? इसके बाद देखिएगा कि ये xy ऐसे ही रहने दीजिए, है माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर इक्वल टू, आप सभी को फार्मूला याद होगा कि cos इनवर्स z इक्वल टू z होता है। ये फार्मूला आप सभी पढ़े हैं ना? cos इनवर्स x इज इक्वल टू क्या? x। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा? cos इनवर्स z इक्वल टू j। और ये जो है माइनस का माइनस वैसे ही लगा रहेगा। ठीक है, चलिए अब मैं ऊपर से इरेज कर रहा हूं या फिर देखिए मैं साइड पे लिखता हूं। तो क्या करना है, देखिए ये माइनस z जो है उसको मैं LHS की तरफ ला रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? LHS की तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा xy और ये माइनस z है बराबर के इस तरफ आएगा तो प्लस z हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में क्या हो जाएगा? ये पूरा माइनस वाला जो टर्म है अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू 1 माइनस y स्क्वायर, ये आप RHS में ले चले जाइए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? अंडर रूट 1 माइनस
माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा ना बच्चों। अब क्या करना है, अगर ऐसा पहुंच गए तो इसके बाद कर दीजिएगा दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा बोलो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा पूरा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब पूरा का होल स्क्वायर होगा तो आप क्या करेंगे, देखिए ए यहाँ पर a प्लस बी, ये कौन सा फॉर्मूला पे आपका आ जाएगा, x प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर यानी इतना का स्क्वायर, तो इतना का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा xy का होल स्क्वायर, प्लस क्या होगा b का स्क्वायर तो z का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab करते हैं तो 2a का कंपाउंड करेंगे xy, b का कंपाउंड कर रहे हैं यहाँ पे z, और ये इक्वल हो जाएगा। देखिए इसका अगर हम स्क्वायर करें तो स्क्वायर करेंगे तो ये रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पर बराबर में आप क्या लिखिएगा, देखिए मैं नीचे लिख देता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, ठीक है। अब चलिए मैं आगे सोल्व करता हूँ इस चीज को, ठीक है। तो इस तरफ मैं इरेज कर लेता हूँ आप लोगों को। तो आइए अब क्या देखना है, कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, तो वैल्यू हो जाएगी, देखिएगा यहाँ एक्स वाई का स्क्वायर यानी ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर बिल्कुल वैसे ही छोड़ देना है, ठीक है ना, और 2xyz ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 1 से 1 में मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, और ये 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर से 1 में कीजिएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों तरफ कैंसिल कीजिए, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया क्या, इधर बच जाएगा जेड स्क्वायर, इधर बच जाएगा 2xyz, और इधर आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ये माइनस वाला जो टर्म है उसको एक तरफ लाइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस में आ जाएगा, वाई स्क्वायर इधर आ जाएगा, जेड स्क्वायर इस तरफ आएगा, है ना, इधर तो है ही जेड स्क्वायर, अब ये प्लस में 2xyz, ठीक है, और इक्वल टू कितना बच जाएगा इधर 1, तो बस यही चीज आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है ना, बिल्कुल आसान है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब आपका सेकंड क्वेश्चन जो है आपके लिए, वो सेकंड क्वेश्चन ये है, चलिए सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, वो भी बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते होंगे कि वो कौन सा क्वेश्चन है। तो आपका क्वेश्चन है x टू द पावर m, ये देखिए एक क्वेश्चन है x टू द पावर m इनटू y टू द पावर n इज इक्वल टू x प्लस y का पावर m प्लस n दिया हुआ है, ठीक है ना। और इसमें क्या करना है आपको, फाइंड dy बाय dx, यानी आपको dy बाय dx की वैल्यू निकालना है, बस समझ रहे हैं क्या निकालना है, dy बाय dx की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, x टू द पावर n y टू द पावर n इज इक्वल टू x प्लस y टू द पावर n प्लस n, और आपको फाइंड करना है कि dy बाय dx की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन को क्या करना है, हमने बताया है आप लोगों को कि अगर पावर में कुछ रहे या मल्टीप्लाई में कुछ रहे तो उस कंडीशन में आप दोनों तरफ लॉग लेकर के dy बाय dx की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ आप क्या कर लो, लॉग लगा, ठीक है। लॉग लगाने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए इस तरफ आपने लॉग लगाया तो ये हो जाएगा लॉग x टू द पावर n y टू द पावर n, और इधर क्या हो जाएगा, इधर लॉग लगाएंगे तो लॉग x प्लस y टू द पावर m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आप लोग जानते हैं कि अगर log m इंटू n, log m इंटू n का फार्मूला आप सभी को पता है ना, log के देखिए फार्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, log m इंटू n का फार्मूला सभी को याद है बच्चे, क्या होता है, log m
प्लस लॉग एन, याद है ना? तो चलिए इस फॉर्मूले को यहाँ पर हम लोग ना इसको लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका लॉग एम इंटू एन, तो लॉग एम प्लस क्या हो जाएगा, लॉग एन हो जाएगा, एन का टर्म बाई टू द पावर एन की। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग जानते हैं कि जो लॉग की जो पावर में रहता है वो क्या आता है, इनटू में आ जाता है। आप इस तरह का फॉर्मूला पढ़े होंगे, लॉग अगर एम है और उसका पावर एन है तो इसका जो वैल्यू होती है वो एन क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो एन इंटू क्या हो जाता है, लॉग एम हो जाते हैं, है ना? तो इसी तरह से आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर ये पावर में m प्लस n है तो पावर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी m प्लस n आ गया कहाँ, मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा log m इंटू n रहेगा तो log m प्लस log n होता है, और इसी फॉर्मूला को मैंने यहाँ लगाया log m इंटू n, तो log m प्लस log n। ओके, और यहाँ log में जो पावर में रहता है वो कहाँ आता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ ताकि स्पेस हो जाए आपको पढ़ने के लिए। तो चलिए अब देखिएगा m प्लस n क्या आ जाएगा, पावर में है मल्टीप्लाई में आ गया, बचेगा क्या है, log x प्लस y हो जाएगा। ओके ना, तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला लगाइए, क्योंकि ये पावर में है ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, m इंटू लॉग x और प्लस n इंटू क्या हो जाएगा, log y, और ये इक्वल हो जाएगा m प्लस n और इंटू log x प्लस y इक्वल हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब जब लॉग लेने के बाद लॉग का सारा काम अगर हो जाता है उसके बाद आपको डिफरेंशिएशन का कार्य करना है। बात समझ रहे हैं? तो चलिए ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करिए। तो देखिए m क्या है, कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट ना विथ रिस्पेक्ट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो m तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, log x का क्या होता है 1/x, n बाहर है ना, log y का क्या हो जाएगा 1/y, और y का डिफरेंशिएशन कितना लिखेंगे, dy/dx लिखेंगे आप। और चलिए m प्लस n क्या हो जाएगा, बाहर, ये कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा। अब चलिए ये log का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, तो 1/x प्लस y हो जाएगा ना, log का 1/x प्लस y, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और y का डिफरेंशिएशन dy/dx हो जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए अब क्या करेंगे, इस स्टेप को और बढ़ाते हैं। तो देखिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, m अपॉन क्या लिख देंगे, x लिख सकते हैं ना, और ये n अपॉन क्या लिख दीजिए, प्लस में n अपॉन y यानी n/y और इनटू dy/dx हो जाएगा। अब बताओ यहाँ से m प्लस n हो जाएगा ना, m प्लस n इंटू 1 m प्लस n, और y में क्या रहेगा, x प्लस y रहेगा, और इनटू में हो जाएगा 1 प्लस dy/dx हो जाएगा। ठीक है बच्चे लोग, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि m प्लस 1 और इनटू में इतना है, तो इस टर्म से ये पूरा टर्म ब्रैकेट वाला जो टर्म आपको दिख रहा है उसमें क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा आपका m बाई x हो गया, फिर n बाई क्या हो जाएगा y, और n बाई y इंटू dy/dx हो गया। अब इसमें देखो मल्टीप्लाई करना, m प्लस 1 ये वाला टर्म से 1 में मल्टीप्लाई करो, इतना इंटू 1 सेम चीज रहेगा, उतना ही आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा m प्लस n और y में कितना हो जाएगा, x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, चलिए मूव कर लीजिए उधर, और यहाँ पर m प्लस n से dy/dx में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, m प्लस n और y में x प्लस y और इनटू क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, जो dy/dx वाला जो टर्म होगा वो dy/dx वाला टर्म हम लोग एक तरफ ला देते हैं। मतलब ये आप तरीका सीख लीजिए कि जिस टर्म के साथ dy/dx लगा हुआ है उसको एक साइड ले जाना है और बाकी बिना dy/dx वाले टर्म को एक तरफ लाना है। तो देखिए dy/dx एक इसमें लगा हुआ है, एक इसमें लगा हुआ है, ठीक है ना, और ये दोनों में dy/dx नहीं लगा हुआ है, तो dy/dx वाला टर्म को एक तरफ ले जाते हैं, मतलब RHS में ले जाते हैं, और बिना dy/dx वाला जो टर्म है जिसमें dy/dx नहीं लगा हुआ उसको LHS में रखते हैं। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, m अपॉन x हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस m प्लस n
बाई एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा एम प्लस एन, और बाई में एक्स प्लस वाई और इनटू क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस में क्या हो जाएगा 1 एन बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा बच्चे लोग। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम आप ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब इस x से ये कैंसिल होगा तो मल्टीप्लाई कितना होगा m इंटू क्या हो जाएगा x प्लस y हो जाएगा, माइनस x प्लस वाई से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका बचेगा x इंटू m प्लस n हो जाएगा। अब चलिए इसमें क्या करना, पहले आप dy बाई dx कॉमन ले लीजिए, तो dy बाई dx कॉमन लीजिएगा तो इस यहाँ पर बचेगा m प्लस n बाई में x प्लस y माइनस यहाँ क्या बच जाएगा n अपॉन y हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं ना, ठीक है। अब क्या करना है, देखो इधर आप करेंगे तो मल्टीप्लाई कीजिए, m x हो जाएगा और m y हो जाएगा, माइनस कितना m x हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई हुआ और फिर x से n में तो माइनस n x हो जाएगा, और y में कितना हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या लिखेंगे, तो आप यहाँ पर dy बाई dx ऐसे है, यहाँ पर क्या कीजिएगा आप एलसीएम ले लीजिए, x प्लस वाई और ये क्या हो जाएगा y रहेगा, और x प्लस वाई से x प्लस वाई कटेगा तो आपका बच जाएगा m प्लस n इंटू y हो जाएगा, और y से y कैंसिल होगा, यहाँ पर आ जाएगा n इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, है ना। चलो तो मैं इधर अब इरेज कर दे रहा हूँ, देख लीजिए इस वाले टर्म को मैं इरेज कर रहा हूँ इस तरह, तो क्या होगा, तो चलिए बच्चे को देखते हैं कि नेक्स्ट वाला टर्म हमारा क्या होने वाला है। तो आइए देखते हैं, देखो ये mx और mx वाला टर्म जो हमारा कैंसिल हो गया, अब बच गया क्या इसमें my हो गया और माइनस nx, क्या बचा है my माइनस nx जो है बचा रह गया, ठीक है ना। अब बताइए नीचे में क्या बचा हुआ है, तो x इंटू एक्स प्लस वाई आपको करना है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, तो इसमें देख लीजिए dy बाई dx है, तो dy बाई dx आपका बचा हुआ रहेगा। अब क्या करना है, तो देखो इसमें मल्टीप्लाई करना, तो m प्लस n है, इस y को मल्टीप्लाई कीजिए तो y से m में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ my आ जाएगा, फिर y से n में करेंगे तो क्या आएगा ny हो जाएगा, और फिर इससे करिए n से x में करिए तो क्या आएगा माइनस nx हो जाएगा, और उसके बाद माइनस ny हो जाएगा, ठीक है ना। इस टर्म से इसमें मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड में क्या होगा, तो डिवाइड में है आपका x प्लस वाई इंटू क्या हो जाएगा y। तो चलिए यहाँ हो गया my माइनस nx डिवाइड में x इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और ये dy बाई dx, और यहाँ पर nx देखिए तो क्या कैंसिल हो गया, ny और ny क्या हो जाएंगे यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या my और माइनस nx बाई में x प्लस वाई इंटू वाई, ठीक है। तो चलिए इस टर्म को हम लोग क्या करते हैं ऐसे लिखते हैं, तो देख रहे हैं कि ये x प्लस वाई और x प्लस वाई कट सकता है, ऊपर कितना है my माइनस nx और यहाँ भी my माइनस nx है, ये कट गया, तो यहाँ पर बचा क्या 1 बाई x ना बराबर dy बाई dx ना इंटू 1 बाई y, तो ये y क्या कर दीजिए ऊपर ला दीजिए, इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो y बाई x इज इक्वल टू क्या dy बाई dx, तो यही आपका आंसर हो गया। इसलिए आप बोल सकते हैं कि dy बाई dx किसके इक्वल हो जाएगा, तो y बाई x के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे से। यानी ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा देखो तो इसको हम लोग लॉग लेकर के बनाएंगे, और ये याद रखिएगा ये बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। खैर जो भी मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, चाहे वो क्वेश्चन फर्स्ट हो या अभी जो मैंने सेकंड क्वेश्चन बताया, वो सारा एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो आइए देखते हैं मेरा 3 क्वेश्चंस क्या है, ठीक है। चलिए
चलिए बच्चों, तो 3 नंबर क्वेश्चन की बारी आ गई है। 3 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है वो देखेंगे अब। तो मैं बता दूं आपको कि 3 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले आपको यही याद रखिएगा कि ये जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया x टू द पावर m into y टू द पावर n इज इक्वल टू x प्लस y का पावर m प्लस n ना, और इसमें फाइंड करना है dy by dx। क्या फाइंड किए थे आप लोग? dy by dx हम लोग अभी फाइंड किए थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे देगा या फिर ना m और n, जैसे इस क्वेश्चन में m और n लगा हुआ है तो m और n के फॉर्म में दे सकता है, जहां m और n क्या है? कोई पावर है, कोई संख्या है ना, जैसे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ये सब, ठीक है। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो इसमें सेट करके भी दे सकता है। जैसे क्वेश्चन है x की पावर मान लिया जाए, ऐसे हो जाएगा x टू द पावर आपका 2 दिया हुआ है, y टू द पावर 3 दिया हुआ है और x प्लस y का पावर कितना दिया हुआ है? 5 दिया, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल देखिए, क्वेश्चन ये पूछा है, लेकिन है ये क्वेश्चन किस पे? इसी पर ये आधारित क्वेश्चन है ना। यहाँ m की वैल्यू क्या होगी? 2 हो गई, यहाँ n की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई, और x प्लस y का पावर कितना हो गया? m प्लस n, पावर ऐड हो जा रहा है, तो यहाँ पर भी पावर ऐड हो गया ना, 2 प्लस 3 कितना आ गया? 5 आ गया। तो आप इस क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसी तरीके से जैसा कि बिल्कुल इसको सॉल्व किया गया था, यानी आप क्या करेंगे? सबसे पहले दोनों तरफ लॉग लीजिएगा, लॉग का जब प्रोसेस खत्म हो जाएगा तब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कीजिएगा। फिर क्या करेंगे? dy by dx वाले टर्म को एक तरफ लाना है और बिना dy by dx वाले टर्म को दूसरी तरफ ले जाना है, और फिर प्रोसेस करके dy by dx की वैल्यू निकाल देंगे। यानी इसकी जितनी आंसर आई थी dy by dx इक्वल टू y by x, तो इस वाले क्वेश्चन की भी आंसर, इसकी भी आंसर क्या आएगी? y by x ही आएगी, यानी ये बिल्कुल इसी पर ही बनेगा। ओके, तो चलिए याद रखेंगे, ये दोनों क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन भी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है सदिश विधि से, आपका क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना, नेक्स्ट यानी 3 क्वेश्चन। सदिश विधि से, कौन सी विधि से? सदिश विधि से यह साबित करें, यह साबित करें कि किसी त्रिभुज ए बी सी में a बाय साइन ए बराबर होगा b बाय साइन बी के, और ये बराबर हो जाएगा c बाय साइन सी के, है ना। ये क्वेश्चन जो है इस बार के लिए, इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो आपको दिखाना है कि एक मन कोई ट्रायंगल एबीसी है, और उस ट्रायंगल एबीसी में आपको दिखाना है सदिश विधि से कि a बाय साइन ए, b बाय साइन बी और c बाय साइन सी ये तीनों बराबर होते हैं। तो चलिए आइए इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे ये समझ लीजिए। तो आप सभी को बता दिए कि ये एबीसी क्या होता है? एक ट्रायंगल है। एबीसी क्या है? एक ट्रायंगल है, ठीक है। और याद रखिए, ये बात याद रखिएगा, ये बड़ा, ये जो है ना कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, सी ये क्या होता है? ये शीर्ष को दिखाया जाता है, किसी त्रिभुज के शीर्ष को दिखाया जाता है, कोना को दिखाया जाता है। लेकिन ये आपका जो आपका एबीसी जो आपका शीर्ष है, उसके सामने वाला साइड जो होता है उसको स्मॉल एबीसी से डिनोट किया जाता है। मतलब ये कैपिटल ए है तो इसके सामने वाला साइड स्मॉल ए से दिखाया जाएगा। ये बी एंगल है तो इसके सामने वाला साइड को किससे दिखाएंगे? बी से दिखाएंगे। और ये सी है तो इसके सामने वाला साइड जो है यानी ए बी साइड को किससे दिखाएंगे? सी से दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ये ए के सामने वाला साइड ए हो गया, एंगल बी के सामने का साइड बी हो गया, एंगल सी के सामने का साइड सी हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं, सपोज करते हैं कि ये जो BC भुजा है वो क्या है? एक सदिश के रूप में काम कर रहा है, ठीक है ना। ये आपका जो प्रत्येक भुजा है वो किस रूप में काम कर रहा है? एक सदिश के रूप में काम कर रहा है। बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो, एक बात मैं बताया हूं आप लोगों को सदिश में पढ़ाते समय कि किसी भी त्रिभुज में अगर तीनों भुजाओं को एक ही डायरेक्शन में जोड़ दिया जाए, जैसे मैं बता रहा हूं, अगर आप जोड़ते हैं BC, ठीक है ना, अगर क्या जोड़ते हैं? BC को जोड़ते हैं, BC को जोड़ते हैं, CA को जोड़ते हैं ना, और AB फैक्टर को जोड़ते हैं, अगर एक ही डायरेक्शन में जोड़ दिया जाए तो
ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 होती है। अगर किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को अगर एक ही क्रम में जोड़ दिया जाए, मतलब एक ही क्रम कहने का मतलब कि BC फिर C से A फिर A से B, एक ही डायरेक्शन में चले जाना, B to C, ठीक है, फिर C to A और फिर A to C, ये एक ही डायरेक्शन में चलते हुए फिगर को क्लोज कर दिया जाए तो इनकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यानी आप बोल सकते हैं तो BC प्लस CA यानी ये CA और प्लस AB यानी ये वाला भी इक्वल टू 0। अब बताइए BC की वैल्यू कितना होगी, A, CA की वैल्यू कितना दिया हुआ है, B और प्लस AB की वैल्यू क्या है, C इक्वल टू 0, ठीक है। तो चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, ठीक है ना। अब चलिए इस इक्वेशन यानी इक्वेशन फर्स्ट के समीकरण फर्स्ट के दोनों तरफ हम क्या करते हैं, एक बार A से गुणा करते हैं, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करते हैं ना, A से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब क्रॉस करते हैं, A से क्या करते हैं, गुना करते हैं, ठीक है, गुना करते हैं। तो देखिए गुना करने पे क्या आएगा, तो ये देखिए आपका A प्लस B प्लस C है और इसके आप क्या करो, LHS में भी क्या कर दो, A से क्रॉस कर दो और RHS में भी इसके A से क्रॉस कर दो, क्योंकि दोनों तरफ क्रॉस करने से कोई परेशानी नहीं है ना, क्योंकि दोनों तरफ हो रहा है, LHS में भी हो रहा है RHS में भी हो रहा है। तो चलिए आप बताओ अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये है A क्रॉस A है ना, क्रॉस करो A क्रॉस A, तो A क्रॉस A की वैल्यू 0 होती है, आप सभी को पता है, A क्रॉस A की वैल्यू 0, B क्रॉस B की वैल्यू 0, C क्रॉस C की वैल्यू 0, यानी दो अगर वेक्टर हो और दो वेक्टर का मतलब कोई भी एक सेम वेक्टर है, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना। जैसे A वेक्टर है और वेक्टर A को A के साथ क्रॉस कीजिएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। B का B के साथ B क्रॉस B 0 हो जाएगा, C का C के साथ C क्रॉस C का वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब कोई भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो 0 हो जाएगी। तो आप क्या करो, A क्रॉस A की वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस में क्या A क्रॉस B, तो A क्रॉस B आप लिख दो A क्रॉस B है ना, और प्लस क्या A से आप C में करो तो A क्रॉस C, A क्रॉस C, चलिए हो गया A क्रॉस C। और इतना इक्वल टू क्या है, 0, क्योंकि कोई भी वेक्टर से अगर 0 में मल्टीप्लाई करेगा तो वो क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। तो यानी आप लिख सकते हैं A क्रॉस B इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसको A क्रॉस B इधर लेते हैं, उसको उस तरफ ले जाते हैं, माइनस A क्रॉस C, ठीक है। चलिए अब देखो आप सभी को पता है कि A क्रॉस ये B ऐसे ही रहने दीजिए, और इसमें आपको पता है कि देखो ये जो माइनस A क्रॉस C होता है, माइनस A क्रॉस C को आप C क्रॉस A लिख सकते हो, ये चीज आप सभी को पता है ना, माइनस A क्रॉस C को C क्रॉस A लिख सकते हो, क्योंकि इसके बारे में बताया था। देखिए जब आप डॉट प्रोडक्ट पढ़े थे तो आपको पता था कि डॉट प्रोडक्ट में A डॉट B को B डॉट A लिखा जाता है, A डॉट B और B डॉट A दोनों की वैल्यू समान होती है, लेकिन A क्रॉस B जो है, A क्रॉस B को आप B क्रॉस A नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा लिखना, है ना। इसलिए A क्रॉस B को आप माइनस B क्रॉस A बिल्कुल लिख सकते हैं, A क्रॉस B को माइनस B क्रॉस A लिख सकते हैं। तो वही चीज है कि हम माइनस A क्रॉस C को A क्रॉस C को C क्रॉस A नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन माइनस A क्रॉस C को C क्रॉस A लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन सेकंड, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, ये मैं रेज कर दे रहा हूँ ये पॉइंट, ठीक है, कर लीजिए आप। अब देखो एक बात मैंने क्या किया, समीकरण फर्स्ट में आपने अभी देखा कि समीकरण फर्स्ट के दोनों तरफ हम क्या की वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करें, और एक बार फिर क्या करते हैं, इस समीकरण फर्स्ट के दोनों तरफ वेक्टर बी से मल्टीप्लाई करें। मतलब आपको क्या करना है, समीकरण फर्स्ट के दोनों तरफ एक बार किसी ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लो और एक बार और बी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लो। मतलब कोई जरूरी नहीं कि ए और बी से आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, आप शुरू बार ए से कर लो या बी से कर लो या सी से कर लो, इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा है ना। तो हमने क्या किया, शुरू बार में ए से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, अब दूसरा बार भी वही करना है, पुनः क्या करना है, पुनः हम लोग समीकरण देखो ये a प्लस बी प्लस सी है ना, और इनका बराबर 0, ये क्या है समीकरण फर्स्ट। तो इसमें हम लोग क्या किए, दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई किए थे ना, a से अब क्या करते हैं, दोनों तरफ b से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो चलिए इधर से भी क्या करते हैं ना, इधर से ये अभी हम लोग क्या किए, b से क्रॉस कर दिए, ठीक है। इधर भी क्या करते हैं, b से क्रॉस करते हैं। तो एक बात होती है, b से क्रॉस कीजिएगा तो b क्रॉस क्या आ जाएगा,
ए हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बी क्रॉस बी, वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, बी क्रॉस बी कीजिएगा वैल्यू 0, और बी से सी में करेंगे तो बी क्रॉस सी आ जाएगा, और ये आ जाएगा किसके इक्वल 0 के इक्वल। ठीक है, तो चलो एक बात बताइएगा भैया कि B क्रॉस A, देखो यहाँ पर B क्रॉस C है, तो B क्रॉस C को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये माइनस B क्रॉस A लिख सकते हैं ना, माइनस B क्रॉस A लिख सकते हैं, ये वाला टर्म B क्रॉस A वाला उधर चला जाएगा तो माइनस B क्रॉस A। अब यहाँ B क्रॉस C हुआ तो B क्रॉस C को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए अभी जस्ट बताए थे कि देखो B क्रॉस A है तो B क्रॉस A को A क्रॉस B लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, B क्रॉस A को A क्रॉस B नहीं लिखा जा सकता, हाँ माइनस B क्रॉस A को आप A क्रॉस B जरूर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया A क्रॉस B इसके जगह पे लिख दिए, और इस इक्वेशन को मान लिया थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो अब आप देखिए सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को आप गौर करके देखेंगे तो पा रहे हैं कि A क्रॉस B की वैल्यू यहाँ पर C क्रॉस A के बराबर है। ठीक है, नोट करना A क्रॉस B की वैल्यू C क्रॉस A के बराबर है, और यहाँ A क्रॉस B की वैल्यू B क्रॉस C के बराबर है। वाह, देखो A क्रॉस B की वैल्यू यहाँ C क्रॉस A के बराबर है, और यहाँ A क्रॉस B की वैल्यू B क्रॉस C के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो मतलब हम लोग लिख सकते हैं बाय फर्स्ट एंड सेकंड, यानी इक्वेशन फर्स्ट में हम देख रहे हैं तो A क्रॉस B किसके इक्वल है, C क्रॉस A के इक्वल है, और इसमें A क्रॉस B किसके इक्वल है, B क्रॉस C के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि A क्रॉस B ना B क्रॉस C और C क्रॉस A ना, ये तीनों का वैल्यू क्या है आपस में बराबर, ये ना मतलब हुआ। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम देख रहे हैं तो इसमें A क्रॉस B C क्रॉस A के बराबर है, इसमें A क्रॉस B B क्रॉस C के बराबर है। तो इसमें मतलब क्या है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड से आपको पता चल रहा है क्या, सेकंड और थर्ड से कि आपको क्या है A क्रॉस B B क्रॉस C C क्रॉस C तीनों बराबर है। अब जब तीनों आपस में बराबर है तो हम ये भी लिख सकते हैं कि A क्रॉस B का मॉडुलस B क्रॉस C का मॉडुलस और C क्रॉस A का मॉडुलस, ये तीनों क्या हो जाएगा आपस में इक्वल होगा। ठीक है, चलिए ये चीज मैं भी सीरियस कर रहा हूं। ठीक है, तो चलेंगे ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो आप देखते रहेंगे। तो आप देखिए बाबू A क्रॉस B को हम लोग क्या फॉर्मूला लिखते हैं, A B साइन थीटा, आप सभी को याद है A क्रॉस B का फॉर्मूला क्या होता है, A B साइन थीटा। गौर करना A B साइन थीटा। अब देखो A क्रॉस B मतलब A B साइन थीटा, तो थीटा कौन सा एंगल होता है, A और B के बीच का एंगल। तो A और B के बीच का एंगल, तो देखो वेक्टर A ये है और वेक्टर B ये है, तो बीच का एंगल कौन है, ये वाला। तो ये एंगल कौन सा है, C है। लेकिन याद रखिएगा बच्चा लोग, यहाँ A क्रॉस B A B साइन थीटा होता है, तो थीटा की जगह ये न्यून कोण आप मत लीजिएगा, आप क्या लीजिएगा, यहाँ पर A और B के बीच बनने वाला न्यून कोण नहीं लेना बल्कि अधिक कोण लेना है। तो अधिक कोण कैसे होगा, डॉटेड लाइन से इसको आगे बढ़ा दीजिए। तो ये एंगल अगर क्या है, C है, ये वाला एंगल अगर C है तो ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, ये 180 डिग्री माइनस C हो जाएगा, 180 माइनस C हो जाए। उसी तरह अगर हमें निकालना है B और C के बीच का एंगल, तो B और C के बीच का एंगल A नहीं लेंगे, ये न्यून कोण नहीं लेना है, हमको अधिक कोण लेना है। तो B और C के बीच का एंगल क्या लेना है, ये वाला एंगल A हो गया, तो ये एंगल कितना होगा, पाई माइनस A हो जाएगा। उसी तरह बोलेगा C और A के बीच का एंगल लेना है, तो आप क्या करेंगे, एंगल C और A के बीच का एंगल तो ये B हुआ, लेकिन B न्यून को नहीं लीजिएगा, आप इसको बढ़ा करके ये, चूंकि ये B हो गया तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 180 माइनस B हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए A क्रॉस B का फॉर्मूला A B साइन थीटा, तो थीटा की जगह आप क्या लिखिएगा, A और B के बीच का, A और B के बीच का एंगल, तो A और B के बीच का कौन सा एंगल, न्यून कोण, अक्यूट एंगल नहीं, अधिक कोण लेना है, तो पाई माइनस क्या करना है, C कर दिया। ठीक है ना, इस बात को आप लोग समझिएगा कि यहाँ जो एंगल जो है आप अक्यूट मत लेना, ऑब्ट्यूज एंगल लेना, अधिक कोण लेना। ठीक है ना, चलिए देखिएगा अब B क्रॉस C क्या होता है, तो BC साइन थीटा, B क्रॉस C BC साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या है, BC साइन थीटा मतलब B और C के बीच का एंगल, तो B और C के बीच का एंगल न्यून कोण लीजिएगा, अक्यूट एंगल नहीं, हमें हमेशा लेना है ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण, तो पाई माइनस क्या लेंगे, पाई माइनस A ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रिमूव करते जाइएगा। और देखिए C क्रॉस A,
बच गया तो देखिए सी क्रॉस ए, तो सी क्रॉस ए को लिख दीजिए सी ए साइन थीटा, है ना, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं ए क्रॉस बी का ए बी साइन थीटा, तो सी क्रॉस ए सी ए साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या लेंगे, सी और ए के बीच का एंगल, तो सी और ए के बीच का कौन सा एंगल, फिर से वही बात बोल रहे हैं, एक्यूट एंगल नहीं था, कौन सा एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, तो कौन सा, पाई माइनस बी लेंगे, ठीक है। तो अब चलिए ये हो गया पाई माइनस बी हो जाएगा, तो अब मैं नीचे लिख दे रहा हूं, तो यहाँ पर देखना ए बी, तो मैं क्या लिख दिया है, ए बी लिख दिया है कि नहीं। अब देखो तो साइन 180 पर चेंजिंग नहीं होता है, आप सभी जानते हैं, तो साइन 180 पर चेंजिंग नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन सी का सी ही रह जाएगा। उसी तरह से यहाँ BC साइन 180 पे नहीं चेंजिंग होगा, तो BC साइन क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा CA, और साइन ना 180 पे चेंजिंग नहीं होता है, तो साइन क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हमें लाना क्या है, तो हम देख रहे हैं कि भैया हमको तो ये लाना है ना, A बाई साइन A, B बाई साइन B, C बाई साइन C, तो अब क्या करते हैं हम यहाँ पर ना, इसमें भी ABC से डिवाइड देते हैं, इसमें भी ABC से क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं, और इसमें भी ABC से क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं। तो देखो तो यहाँ AB और AB क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ BC और BC क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ CA और देखो C और A कैंसिल हो गए, तो क्या बचेगा यहाँ पर बोलिए, साइन C, और बाई में बचेगा AB कट गया, तो बाई में C बचा है, यहाँ पर क्या बचेगा, साइन A, और बाई में क्या हो गया ना, A है, और यहाँ पे क्या है, साइन B, और बाई में क्या है, B है। अब देखो ये सारा चीज जो है इक्वल है आपस में, तो इन लोगों को अगर रिवर्स कर दिया जाए, मतलब उल्टा भी कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, उलट दिया जाए, फिर भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर, यानी हम लिख सकते हैं कि C बाई साइन C और A बाई साइन A, और यहाँ से क्या B बाई साइन B, ये तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपस में बराबर ही होगी ना, उलटने से ये तीनों आपस में बराबर, तो इनको जब उलट दिया जाएगा, वैल्यू को रिवर्स कर दिया जाए, उसके बाद भी इनकी क्या होगी, वैल्यू इक्वल ही रहेगी। अब इसको अरेंज करना, जब ये तीनों आपस में बराबर, तो अरेंज करके लिख दो, तो इसलिए हम लिख सकते हैं A बाई साइन A, इसको हमने शुरू में लिख दिया, ये और सेकंड में लिख दिया B बाई साइन B, मतलब सिर्फ अब सजा देना है, और ये क्या है, C बाई साइन C, C बाई साइन C, यही चीज आपको प्रूव करना था, है ना, A बाई साइन A इक्वल टू B बाई साइन B इक्वल टू C बाई साइन C, इसमें दिक्कत नहीं है। चलिए ये बहुत ही ज्यादा भीम इक्वेशन है, जो भी इक्वेशन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, वो समझिए कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई क्वेश्चन को छोड़ना नहीं आप लोग, है ना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो चलो मैं बता रहा हूँ बहुत ही भीम क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 5 नंबर में आपको पूछा जाता है और कई बार पूछ भी चुका है, वो क्वेश्चन है डिफिनिट इंटीग्रेशन से। डिफिनिट इंटीग्रेशन को आप लोग ढेर सारे प्रॉपर्टीज आप लोग सभी याद किए होंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन में, तो कुछ प्रॉपर्टीज जो होते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और उन प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से प्रॉपर्टी, आइए यहाँ पर सब पता चला जाएगा। देखिए आपको क्वेश्चन बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर ये इंटीग्रेशन, इसका क्या निकालना है, मान ज्ञात करना है, मतलब वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है, मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करना है, तो किसका मान ज्ञात करना है, तो देखिए क्वेश्चन है आपका 0 से पाई बाई 2, आपका क्या दिया हुआ, ये लिमिटेशन दिया हुआ, लोअर लिमिट हमारी कितनी है 0 हुई, और अपर लिमिट कितना है पाई बाई 2 दिया हुआ, ठीक है। और ये क्वेश्चन है cos x बाई में अंडर रूट cos x और प्लस में अंडर रूट sin x, ये क्वेश्चन है, और इसकी वैल्यू जो है हमें फाइंड करनी है, ठीक है। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन, जैसे ऐसा क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछ सकता आपको, 0 से पाई बाई 2 हो गया सर, cos x हो गया, बाई में cos x प्लस sin x, अगर ये क्वेश्चन भी रहेगा तो बिल्कुल सेम है ना,
बिल्कुल सेम है, ये भी उसी तरीके बनेगा। इसके जब ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 0 से π/2, आप सभी देख लो पहचानने का भी एक तरीका है। यहाँ पर ये लोअर लिमिट अपर लिमिट हमेशा 0 से क्या दे रहा है, π/2 ही दे रहा है, ऐसा क्वेश्चन। तो यहाँ पर मान लेते हैं ऐसा दिया रहेगा cos qx दिया रहेगा, बाई में sin qx दिया रहेगा और प्लस में क्या cos qx दिया रहेगा, है ना। देख रहे हैं आपका 3 का टर्म है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये 3 टर्म दिए हुए हैं आपके, ठीक है। चलिए ऐसा क्वेश्चन ना 0 से π/2 हो जाएगा। अब बोलते हैं यहाँ पर sin टू द पावर 4x, cos का पावर कितना है 4x, या फिर sin का पावर 4x और फिर cos का पावर 4x, है ना। तो ये क्वेश्चन हम उम्मीद करते हैं कि आप पहचान जाएंगे, है ना, कि यही क्वेश्चन आया जो सर ने हमें पढ़ाया था। तो चलिए अब बात आती है कि इसकी तरीका क्या है, इसको बनाने का ना प्रोसेस क्या है, किस प्रकार से हम बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप लोग सभी देखनी, इसको मैं रेज करूँ और एक क्वेश्चन को सोल्व करके आपके सामने बताऊंगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को बताने के पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको एक प्रॉपर्टी डिफरेंट इंटीग्रेशन में कि अगर 0 से a, अगर एक f(x) dx, ये फॉर्मूला है, प्रॉपर्टी है आपका डिफरेंट इंटीग्रेशन का कि 0 से a f(x) dx अगर रहे तो इसको हम लोग लिख देते हैं क्या, 0 से a f(x) dx को लिखते हैं 0 से a, है ना। f क्या लिखना है आपको, यहाँ x के जगह क्या लिखना है, 0 और a को जोड़ दिया जाता है, तो 0 और a को आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, a आ जाएगा और उसमें से ये x है उसको माइनस कर दो, यानी x और फिर dx, ये फॉर्मूला लगा लेंगे, है ना। 0 से a f(x) dx इक्वल टू 0 से a f a माइनस x dx, a माइनस x dx, मतलब ये जो आपका लोअर लिमिट अपर लिमिट है वो दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, 0 प्लस a हो जाएगा और माइनस में क्या करना है, ये जो x है उसको माइनस में लिखना है। तो इसी प्रॉपर्टी के साथ बनाइए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन देता है तो आपको देखो सॉल्यूशन कैसे करना है। मान लीजिए, माना कि यानी लेट कीजिए कि i का जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना उसको आप i मान लीजिए, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आपको i मानना है, तो आप i मान लो, क्या आ जाएगा, क्वेश्चन करते हैं 0 से π/2 और ये √cos x और बाई में √cos x, है ना, और प्लस कितना हो जाएगा √sin x हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद फर्स्ट वाला स्टेप आपका क्या है कि जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उस क्वेश्चन को आप i मान लो, ठीक है ना। और उसके बाद क्या कर लो, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो बोलेगा कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है, तो ये वाला प्रॉपर्टी यूज करना है। यहाँ पर बल्कि आप लिख भी देना ताकि आप जब बोर्ड एग्जाम देंगे तो आपकी कॉपी को टीचर जो है अच्छे से समझ पाएगा। तो f(x) यहाँ पर प्रॉपर्टी आप लिख दीजिए 0 से a, f क्या होगा a माइनस x dx, ये वाली प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए इसको मैं यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ। तो अभी फर्स्ट स्टेप क्या लेना है, जो क्वेश्चन रहेगा उसको i मान लेना है, i मतलब इंटीग्रेशन, उसके बाद प्रॉपर्टी यूज करना है। कौन सा प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी। तो देखिए अभी ये i है, ठीक है ना, अब प्रॉपर्टी लगाओ तो 0 से π/2, 0 से π/2 हो गया, ठीक है ना। अब क्या करना है, जहां पर देखो यहाँ x था तो x के जगह पे क्या हो गया a माइनस x लिख देना है, मतलब जहां जहां x है वहां a माइनस x लिखना है। तो यहाँ पर बताओ a का काम कौन सा कर रहा है, π/2 कर रहा है ना, तो जहां जहां x है वहां पे क्या लिखना है a माइनस x, यानी x का काम यहाँ पर कर रहा है π/2, तो यानी हम लिखेंगे कि जहां जहां x है वहां क्या लिखेंगे π/2 माइनस x लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √cos और क्या लिखेंगे π/2 माइनस x लिख देंगे। बात समझ गए, देखो 0 से था तो 0 से f a माइनस x, माने यहाँ जो रहता है ना और यहाँ जो रहता है उसमें से x को घटा देना। तो यहाँ क्या है π/2, तो π/2 में से x को माइनस करके लिखो, तो π/2 माइनस x हो गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे cos क्या हो जाएगा π/2 माइनस x हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा ना sin π/2 माइनस x हो जाएगा। तो चलिए ये dx हो गया, ठीक है। अब देखो
देखो आप सभी जानते हैं 10th क्लास में ये फॉर्मूला जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला sin थीटा होता है। तो फॉर्मूला लगाइए cos 90 माइनस थीटा sin थीटा sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, है कि नहीं? तो इसलिए आप लिख दीजिए I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, देखो cos 90 माइनस थीटा क्या लिखेंगे बाबू लोग, sin x ना, cos 90 माइनस x का फॉर्मूला sin, फिर cos 90 माइनस x क्या हो जाएगा, तो वही फॉर्मूला sin x, और फिर यहाँ पर sin 90 माइनस x का फॉर्मूला cos x हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपने प्रॉपर्टी लगा दिया, तो प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो यहाँ चेंजिंग हुआ, प्रॉपर्टी लगा दी और 90 माइनस x का फॉर्मूला जैसे ही लगाएंगे तो लगाने के बाद उसको क्या करना है, सेकंड इक्वेशन बन जाता है। ठीक है ना, अब क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना है, बाय फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है ना, चलिए देखो तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड को ऐड करो, तो फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट है आपका ये वाला ना जो क्वेश्चन है उसी को फर्स्ट मान लेते हैं। तो देखो मैं स्टेप याद रखो, जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है उसी को आई मानना है, और आई मान करके उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। फिर उसके बाद क्या करना है, प्रॉपर्टी यूज करना है, प्रॉपर्टी यूज करके जैसे ही 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे उसके बाद जो आएगा उसको सेकंड मान लेना है, फिर फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड करना है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन के एलएचएस में क्या है, आई, और सेकंड इक्वेशन के एलएचएस में आई, तो आई और आई को जोड़िएगा, ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2i हो जाएगा। चलिए बराबर, अब बोलो इसमें एलएचएस में क्या है आपका, 0 से पाई बाय 2 इतना है, और इसमें आरएचएस में ये, तो आरएचएस को आरएचएस के साथ जोड़ना है और एलएचएस को एलएचएस के साथ, तो एलएचएस आई और आई कितना 2i हो गया। अब इधर आएगा तो 0 से पाई बाय 2 और क्या लिखेंगे, रूट cos x बाई में रूट cos x और प्लस रूट sin x। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा ये वाला जोड़ेंगे ना, ये वाला भी जोड़ेंगे, तो चलिए इसको मूव करते चलिएगा, sin x हो गया और बाई में रूट sin x और प्लस कितना रूट cos x। ठीक है, ये और ये dx हो गया। ठीक, तो चलो देखना गौर से, 2i हो गया और ये 0 से पाई बाय 2 हो जाएगा, पाई बाय मैंने 2 लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब चलो 0 से पाई बाय 2, अब बताओ यहाँ एलसीएम आप लोगे बाबू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ना, रूट साइन एक्स cos x और रूट साइन एक्स cos x, तो एलसीएम हो जाएगा ना रूट साइन एक्स प्लस रूट cos x, क्योंकि दोनों तो नीचे वाला क्या है, नीचे वाला तो दोनों सेम ही है सर। तो चलिए इससे ये कैंसिल होगा तो ऊपर बचेगा रूट cos x और यहाँ पे क्या बच जाएगा, रूट साइन x बच जाएगा। तो जब रूट साइन x बचेगा तो ये क्या हो जाएगा, dx और dx कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो आपका हो जाएगा, ये मैं घेर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2i आया है यहाँ से, और 2i का वैल्यू 0 से पाई बाय 2 और ये क्या कैंसिल हो गया, तो सिर्फ dx बचा ना, क्योंकि कैंसिल तो 1 आएगा तो 1 तो लिखा नहीं जाता है, तो ये हो जाएगा 2i और 2i बराबर देखो तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, और x हो गया dx का इंटीग्रेशन क्या x, और उसके बाद पता है इंटीग्रेशन करने के बाद लोअर लिमिट अपर लिमिट वैल्यू पुट की जाती है, तो ये क्या करेंगे 2i और ये हो जाएगा आपका ना, पहले अपर लिमिट का वैल्यू पुट कीजिए, तो x के जगह क्या पाई बाय 2 माइनस फिर लोअर लिमिट 0, तो ये 2i हो जाएगा बराबर पाई बाय 2। अभी i का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 उस तरफ चला जाएगा, इसलिए i बराबर क्या आ जाएगा, इसलिए i बराबर आपका आ जाएगा पाई बाय 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बाबू याद रखेंगे, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा बिल्कुल आपको सेम तरीका को बनाना है कि जो क्वेश्चन आएगा उसको आई मान लीजिए और उसको इक्वेशन फर्स्ट बोलिएगा, फिर प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए, प्रॉपर्टी यूज करने के बाद जैसे ही 90 माइनस का फॉर्मूला लगेगा इसको सेकंड मानिएगा और फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दीजिए, उसके बाद आपका आई में फॉर आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आप लोग जो है कर लेंगे, और मैं अगले वीडियो में आपको ढेर सारा इसी प्रकार का बहुत सारा क्वेश्चन मैं लाऊंगा और जो बहुत ही आपको हेल्पफुल होंगे और आपका एग्जाम मैं चैलेंज करता हूं सबसे बेस्ट जाएगा। तो ऑल द बेस्ट माय स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें, बेस्ट लक टू यू।